स्वागत है आप सभी का। और सबसे बड़ा स्वागत मनोहर लाल जी आपका। सबसे पहला सवाल, कैसे हैं आप? माइक ले लीजिए सर। अनुराग जी एकदम ठीक हूँ मैं। ये बहुत अच्छी बात है। हरियाणा ठीक है सर? हरियाणा बहुत बढ़िया है, बहुत ठीक है। बातचीत शुरू करने से पहले मैं अपना एक दायित्व जरूर निभाऊंगा। जी। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उसकी आपको भी, बाकी सबको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। एक बधाई मैं भी आपको देना चाहूंगा सर। जिस तरीके से ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में हरियाणा ने देश का नाम रोशन किया है, एक बार जोरदार तालियां। भाई कंजूसी मत कीजिए, आपके हरियाणा की बात हो रही है। देश का नाम रोशन किया है, आधे से ज्यादा मेडल सर हरियाणा लेकर के आया है। और ऐसा भी पहली बार हुआ है कि ओलंपिक में जाने वाले 31 खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से एक राशि दी गई। खेलो इंडिया की मेजबानी भी अब आपका राज्य करेगा। क्या तैयारियां हैं इन सब चीजों को लेकर के? भविष्य किस तरीके का देख रहे हैं आप? हमने पहले भी कहा था कि लठ गाड़ देंगे, आगे भी कह रहे हैं कि लठ गाड़ देंगे। हरियाणा लठ गाड़ देगा, चाहे हरियाणा। लेकिन अब तो हरियाणा के लड़कों के हाथ में लठ की बजाय जेवलिन आ चुका है सर। जेवलिन भी लठ का एक स्वरूप होता है। लठ के आगे जो भाला लगता है फिर जेवलिन बन जाता है। अच्छा, मैं सर बाई रोड आया हूं और आप 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, तो सड़क मार्ग से गए थे? मैं कल ही गया था, 2 दिन पहले नहीं। हाँ। कल ही उनके होके आया हूँ। नहीं, लेकिन मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। बाय रोड तो नहीं गया मैं, भाई हेलीकॉप्टर से गया था। मैंने ये सवाल आपसे जानबूझकर इसलिए किया क्योंकि आपने गडकरी जी के साथ जायजा तो लिया अपने दिल्ली से मुंबई तक के जो आप हाईवे बना रहे हैं 12 घंटे में पहुंचा देगा। लेकिन ये जो रोड है ये कब ठीक होगा सर? मुझे लगता है कि दिल्ली से यहां तक आने में 1-2 इंच हाइट मेरी बढ़ गई होगी। देखिए, सितंबर का महीना में से ऐसा होता है कि जब लगता है वर्षा रुक जाएगी, रुक गई होगी। लेकिन संयोग ऐसा है कि इस बार कुदरत की और इंद्र देवता की कृपा ऐसी है कि आज 17 सितंबर को भी वर्षा हुई कुछ जगह पर। तो हम सोच रहे हैं कि वर्षा समाप्ति होते ही प्रदेश के जितनी भी सड़क मार्ग हैं, चाहे वो किसी प्रकार के हैं, छोटे बड़े, सबको मुरम्मत करा के सब ठीक कराएंगे। जी, बजा दीजिए तालियां। इतनी कंजूसी क्यों? मनोहर लाल जी, अब चूंकि डिजिटल इंडिया है तो सवाल भी मेरे मोबाइल में है, लेकिन अभी मैं उस तरफ नहीं देख रहा। कुछ सोशल मीडिया पर भी आपको लेकर के सवाल आए हैं कि भाई मनोहर लाल जी से जरूर पूछिएगा। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हरियाणा ने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में गोल्ड से लेकर के हर मेडल जीता, आधे से ज्यादा मेडल जीते। लेकिन जब राजनीति की बात आती है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की बात आती है, तो आपके पड़ोसी आपका ही मेडल छीनने लगते हैं। कभी अरविंद केजरीवाल, कभी कैप्टन साहब। तो ऐसा क्यों है? पड़ोसियों से आपके संबंध अच्छे क्यों नहीं है सर? जिनकी जमीनी औकात खत्म हो जाती है वो इसी प्रकार की बातें क्या करते हैं। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर हो, वो जमीन पर कहीं नहीं है, हवा में बातें करते हैं। हम जमीन पर खड़े हैं और जमीन पर खड़े होने के नाते से जनता का जितना ध्यान हमको रखना होता है, एक से एक बढ़कर के सब काम उनसे ज्यादा बढ़कर के कर रहे हैं। कोई काम हमारा ऐसा नहीं है जो दिल्ली से पीछे हो, कोई काम हमारा ऐसा पीछे नहीं जो पंजाब से पीछे हो। तो पड़ोसियों का अब उनका एक पार्टी धर्म है, उस पार्टी धर्म के नाते से जो बोलेंगे वो बोलना ही चाहिए उनको। तो मतलब हवा हवाई बातें करते हैं, आपने कहा केजरीवाल जी भी और कैप्टन साहब भी। लेकिन केजरीवाल साहब को तो पहले से ज्यादा मैंडेट के साथ जनता ने मुख्यमंत्री बनाया इस बार दिल्ली का। खट्टर साहब कोई घर पर आता है तो लोग सबसे पहले पानी पूछते हैं। आपने केजरीवाल साहब को पानी नहीं दिया, वो शिकायत करते रहते हैं। हमने कभी पानी उनका रोका नहीं है जी। हमारे से गलती हो गई थी और वो भी कोई जानबूझ करके नहीं की थी, वो हो गई थी। एक दिन हमारी एक नहर टूट गई और नहर टूटने के बाद स्वाभाविक पानी तो कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। अगर उस नहर के बांध को लगाएंगे नहीं तो पानी कहीं और तोड़ेगा। तो हमने वो 2 दिन का पानी थोड़ा सा दिल्ली को ज्यादा दे दिया, यमुना में पानी डाल दिया। उनको लगा ये पानी हमारा बहुत सारा आ गया। 2 दिन बाद हमारी नहर ठीक हो गई, वो पानी हमको रोकना पड़ा और जितना पानी उनका था उतना जा रहा है। उससे कम एक बूंद भी पिछले जब से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उनका शेयर है 719 क्यूसेक पर डे। हम उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1,550 क्यूसेक रोज दे रहे हैं। 1 क्यूसेक भी हमारा कम नहीं जाता। हालांकि गर्मी के दिनों में कुल मिलाकर यमुना में पानी बहुत कम हो जाता है, लेकिन उस कमी को भी हम बर्दाश्त करते हैं। दिल्ली का पानी हमने 1 क्यूसेक भी कभी कम नहीं किया। मत रोकिएगा सर, क्योंकि वो वैसे ही वादा करते हैं जनता से कि फ्री पानी देंगे। वो तो फ्री बांटने के लिए तैयार रहते हैं, ये फ्री ले लो, वो फ्री ले लो। पता नहीं आप क्यों नहीं फ्री कर देते सर? क्या दिक्कत है? हमको अपना शासन चलाना आता है। वो खोखले हुए पड़े, चाहे पंजाब है चाहे दिल्ली है। दिल्ली की अलग बात है, दिल्ली जो कोई छोटा प्रदेश है और आय के नाते से उस प्रदेश में चाहे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ कह लें, चाहे वहाँ का
एक इकोनॉमिकल है। दिल्ली की ग्रोथ को हम बाकी प्रदेशों के साथ नहीं मिला सकते, दिल्ली की इनकम बहुत है, लेकिन पंजाब तो फ्री दे दे करके भी खोखला हुआ पड़ा है। इसलिए ये बहुत ज्यादा दिन ये चलेगा नहीं कि भी फ्री दे दो। एक ना एक दिन केजरीवाल को ध्यान में आएगा कि जनता की जिम्मेवारी उसको बता के रखनी चाहिए। जी, यहाँ मुझे लगता है जितने भी लोग ऑडिटोरियम में बैठे हैं, एक बात सबके जहन में आई होगी जब आप पीएम से कल मिले हैं, प्रधानमंत्री से। पहली बात तो ये कि आज आपने उनको जन्मदिन की बधाई दी, कल भी एडवांस में आपने बधाई दी होगी। सब ठीक है ना सर? आप मिलने गए पीएम से, मतलब ये सबका सवाल है। ये मीडिया का एक तमाशा होता है कि मैं नहीं, अरे सर कहाँ तमाशा है? मनोहर लाल जी, कर्नाटक का उदाहरण, उत्तराखंड का उदाहरण, गुजरात का उदाहरण होता है। मैं यदि गृह मंत्री को मिलने जाऊं तब तमाशा होता है। मैं इन 7 सालों में, मेरे 7 साल पूरे होने जा रहे हैं, 7 सालों में कुछ भी नहीं तो मेरे ख्याल 60-70 बार मिला हूं। अगर ये 60-70 बार हर बार यही तमाशा होता, अब तक तो 60-70 बार कहानियां हो गई होती। हाँ, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त जो चल रहा है कर्नाटक में, गुजरात में, उत्तराखंड में, तो अब लोगों का कहना है, मैंने आवाजें सुनी इधर उधर से, आपके विरोधी भी कह रहे थे कि क्या अब हरियाणा की बारी है? मैं तो कह रहा हूं कि जब मैं वहां जाता हूं तो आप लोगों को मजा आता है, और मैं अगर आप लोगों को मजा आया तो सर हमारे लिए खबर है, हम उसको खबर की तरह दिखाते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूं। अभी तो मैं 1.5-2 महीने में जाता हूं। अगर आप लोगों को ज्यादा आनंद इसमें आता तो हर 15 दिन जाकर मिलाया करूंगा। नहीं, मीडिया सर, मैं कम से कम इंडिया न्यूज की गारंटी लेता हूं कि हम मजे खबर के नहीं लेते हैं, खबर को खबर की तरह दिखाते हैं। मैंने तो आपके विरोधियों की बात बताई, बोले मजे लेते हैं, नहीं हाँ, जो मजे लेते हैं उनकी बात आप पूछ रहे हैं। विरोधियों को कोई दिक्कत नहीं है, ये तकलीफ ही मीडिया वालों को होती है। आज गए प्रधानमंत्री को मिलने के लिए गए, कल रिजाइन होने वाला है। अभी होम मंत्री को मिलने गए हैं, अब निश्चित रूप से ये भी गए। नहीं, वैसे मैंने एक अच्छी बात ये भी सुनी थी कि मनोहर लाल खट्टर जी का कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए आप सुरक्षित हैं। लेकिन क्या सर कैबिनेट फेरबदल को लेकर या उसके विस्तार को लेकर के कोई बातचीत हुई? विस्तार की गुंजाइश है हमारे यहाँ जी। 14 मंत्रियों में से अभी 12 मंत्री हैं, 2 मंत्री हमको और भी इंडक्ट करने हैं, और जब तक 2 इंडक्ट नहीं हो जाते तब तक विस्तार तो स्वाभाविक है, उसकी चर्चा रहेगी भी सही और वो ड्यू भी रहेगा। तो क्या कहा इस विषय में प्रधानमंत्री ने? अप्रूवल दिया? ये तो कुल मिलाकर के आपसी सहमति का विषय है, रणनीति का विषय, और रणनीति का विषय कभी जनता को बताया नहीं जाता है। रणनीति का विषय जनता को नहीं बताया जाता, लेकिन कुछ विषय जनता से जुड़े ऐसे होते हैं सर जो जनता जानना चाहती है और प्रदेश के मुखिया से साफ तौर पर जानना चाहती है। मैं किसान आंदोलन पर आ रहा हूं, आप भी समझ रहे हैं। 9 महीने हो गए किसान आंदोलन को। एक मां जो होती है वो एक बच्चे को जन्म दे देती है 9 महीने में, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर के अब तक कोई हल नहीं निकल पाया। आपने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई, ठीक बात है। देखिए, किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में भी हुआ, किसान आंदोलन की धमक पंजाब में भी सुनाई दी, लेकिन सबसे ज्यादा टारगेट पर हरियाणा रहा, सबसे ज्यादा टारगेट पर मनोहर लाल सरकार रही। करनाल में 28 अगस्त को जो हुआ उसको भी आपके विरोधियों ने खूब इस्तेमाल किया, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये हम भी मानते हैं और आप भी मानते हैं, लेकिन ऐसा हुआ क्यों सर? देखिए, जब भी कोई समस्या होती है उसका निदान जो होता है लोकतांत्रिक ढंग से होता है, और जब कोई लोकतांत्रिक ढंग को अपनाने से मना कर दे तो समाधान आसान नहीं है। नेचुरल जस्टिस होती है, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, बिना लॉजिक कोई बात करेगा तो कहीं भी समाधान पर बात चल नहीं सकती। मैं एक छोटा चुटकुला सुनाया था, मैंने अरे बिल्कुल सुना देता हूँ। एक व्यक्ति अपने घर गया, शाम को अपनी पत्नी को कहता है, भाग्यवान जी, मैं आज एक शर्त लगा के आया हूँ। हाँ, क्या शर्त लगा के आया हूँ? 100 रुपए की लगा के आया हूँ। क्या लगा के आया हो? मैं लगा के आया हूँ कि 2 और 2 5 होते हैं। 2 और 2 5 होते हैं। हाँ। अब उसकी पत्नी कहने लगी, तुम तो शर्त हार गए हो। कहले, मैं कैसे हार गया? कि नहीं, 2 और 2 5 होते नहीं, 2 और 2 4 होते हैं। कहने लगे, मानू भी, मैं मानूंगा ही नहीं। तो इसलिए जिन्हें मानना नहीं है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जब मुख्यमंत्री थे, ठीक 7 अक्टूबर 2001 में मुख्यमंत्री बने थे, तब से लगभग 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और अब 7 वर्ष से ऊपर 7.5 वर्ष होने जा रहे हैं जी। ये देश के प्रधानमंत्री हैं। इन 20 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई संकल्प नहीं लिया जिसमें जनता का अवहेलना हो, जनता का अहित हो। जनता के हर वर्ग के हित के लिए हमेशा इन्होंने काम किया। इनको मैं बहुत नजदीकी से जानता हूँ। हम लोग ने 5 वर्ष इकट्ठे काम किया। रूम पार्टनर भी रहे हैं। हाँ, हम लोग 5 वर्ष तक इकट्ठे काम करते रहे, यहीं पंचकुला में करते रहे।
जो भी कोई निर्णय लिए हैं देश हित में लिए, समाज हित में लिए, किसान हित में। इन्होंने जो 3 कानून की बात कही है, ये 3 कानून की हित की बात किसान हित में इन्होंने कही, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के लीडर्स भी अपने शासनकाल में इन 7 वर्षों से पहले, क्योंकि ये विषय आज का नहीं शुरू हुआ, लगभग 20 वर्ष पहले से इन कानूनों की बातचीत हो रही है। ये अलग बात है कि कांग्रेस के कार्यकाल में कभी उनकी सहमति नहीं बनी और बिना सहमति के वो एक दूसरे को दोषारोपण करते रहे। इनकी बड़ी बड़ी वीडियो क्लिप्स जो हैं वो सब हम देख रहे हैं। उस समय से चला हुआ काम नरेंद्र मोदी ने उन 3 कानूनों को पास किया। कांग्रेस को, विपक्षी नेताओं को यह लगा कि इसका लाभ सीधा अगर नरेंद्र मोदी उठा ले गए तो हम कहां के रहेंगे। अल्टीमेटली इस आंदोलन को हवा देने वाली अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब है, और उन्होंने प्रत्यक्ष शब्द तो बाहर निकलना शुरू कर दिया, उजागर करना शुरू कर दिया। अभी 3 दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि यहाँ किसान जो है 13 जगह पर धरने दे रहे हैं, यहाँ धरने का फायदा नहीं है, यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल हमारी चरमरा गई है, खराब हो गई है, हमारी उन्नति रुक गई है, आप जाकर के हरियाणा में और दिल्ली में जाकर के धरना करो। यानी जिस प्रकार का घिनौना हरकत ये कांग्रेस को लोग खेल रहे हैं, ये इसमें से पता लग रहा है। मैंने बयान पढ़ा था। इससे पहले कांग्रेस के जो पंजाब के अध्यक्ष क्या नाम था उनका, जाखड़ साहब ने भी यही कहा कि भी, और उन्होंने उनको श्रेय दिया कैप्टन अमरिंदर को, कि मैं कैप्टन अमरिंदर को श्रेय देता हूं कि ये धरना जो है आंदोलन यहाँ की बजाय और उन्होंने हरियाणा की तरफ से का दिया है। यानी इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के लोग सब मिलकर के, और कांग्रेस के साथ और भी पार्टियां हैं, वो सब मिलकर के हरियाणा को इसलिए चुनते हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, नरेंद्र मोदी की सहमति की सरकार है। ये केवल पॉलिटिकल इश्यूज हैं, और इन पॉलिटिकल इश्यूज पर 3 कानून से जो भी आज धरने पर बैठे उनको कोई लेना देना नहीं। आधे से ज्यादा तो इनमें से ऐसे हैं जिनको इन 3 कानूनों के बारे में पता ही नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की रैली जो हुई, उसमें आप ही मीडिया के लोग जो सुना रहे थे सबके कि भी इन 3 कानून वापस होने चाहिए, कि कौन से 3 कानून हैं। एक कहता वो सीएए का कानून होना चाहिए वापस, दूसरा कहता वो एनपीए, एनआरसी। मतलब आप ये कहना चाह रहे किसानों को अभी जानकारी ही नहीं है कि कानूनों के बारे में। और इसमें से एक कानून, कंट्रैक्ट एक्ट, तो हरियाणा में पहले से लागू है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय पर लागू हुआ था कंट्रैक्ट एक्ट, और उनका भी उनको मालूम नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीजें कानून की, यानी आज मंडियों के लिए हम कहते हैं कि मंडी का हमने उदारीकरण कर दिया, आज प्राइवेट मंडियां खुल रहे हैं, सरकारी मंडियां जैसी हैं वैसी रहेंगी। एक नया एक प्रावधान दे दिया मानो सरकारी मंडियों का, प्राइवेट मंडियों का। उसमें आज तक तो ये था कि आपके पास एक दुकान है, आपने एक दुकान पर जाके अपना सामान बेच के आना। अगर कहीं व्यवस्था कर दी जाए एक की बजाय 2 दुकानें आपके लिए, तो उनको तो एक अल्टरनेटिव मिल गया, उनको एक ऑप्शन मिल गई, भाई यहां बेचो नहीं तो यहां बेचो। आपको एमएसपी से ज्यादा मिलता है तो बाहर बेचो, एमएसपी पर नहीं मिलता तो सरकारी मंडी में बेचो। तो 2 अल्टरनेटिव मिले हैं, कोई चीज छीनी तो नहीं है। हरियाणा में चुनाव भी बहुत निकट नहीं है, कौन कौन से ऐसे फैसले आप अमल में ला चुके हैं और कौन कौन से ऐसे फैसले हरियाणा के हित में आप करने वाले हैं कि जब 3 साल बाद यहां चुनाव हो तो एक बार फिर मनोहर लाल खट्टर की सरकार हो? देखिए, हमने कहा था कि हम हर गांव में बिजली 24 घंटे देंगे। कोई मुख्यमंत्री आज तक इस काम को पूरा नहीं कर पाया। इतने मुख्यमंत्री हुए हैं 1966 के बाद, केवल चौधरी बंसीलाल जी 125 या 150 गांव में 24 घंटे बिजली लेके गए थे। हम आज 5500 गांव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, 5500 गांव में। और हमने किसी को बहुत सख्ती की है, बहुत उनको परेशान किया, ऐसा नहीं है। अपील की है, एक तरीका बनाया, सिस्टम बनाया, उसमें से यहां तक पहुंच गए। हमने पानी बचाने की मुहिम ये जनता के सामने, किसानों के सामने रखी। जिन किसानों की बात कर रहे हैं उन किसानों ने हमारी बात को सराहा है। 1 लाख एकड़ पिछले साल की अपेक्षा इस साल धान की बुआई कम हुई है। हमने उनको कहा कि भाई पानी बहुत डाउन जा रहा है, हर साल 1 मीटर पानी डाउन चला जाता है। पिछले 11-12 साल के आंकड़े सब लोगों के सामने रखे, तो उनको कहा कि आप जमीन के साथ साथ पानी भी अपनी विरासत में अगले आने वाली पीढ़ी को दो। तब उन्होंने माना। 7,000 रुपया पर एकड़ उनको हम दे रहे हैं, 1 लाख एकड़ कम हुआ, धान हमारा पिछली बार खरीद कम हुई। इसी प्रकार हम गरीब की सहायता के लिए हर परिवार की पहचान, एक नया कार्यक्रम, यूनिक कार्यक्रम हमने चलाया है, परिवार पहचान पत्र। तरह तरह की शंकाएं विपक्ष लोग करते हैं कि अभी तक एक सिटीजन का एक आईडी नंबर होता है, आधार कार्ड जी। हमने परिवार को एक इकाई मान करके परिवार का आईडी कार्ड बना रहे हैं, ताकि किस परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, उसके परिवार के सदस्यों का सारा डाटा इकट्ठा करना, किसको क्या आवश्यकता है। आज तक सरकारी योजनाएं प्रदेश की, केंद्र की घोषित होती हैं, ऑफर की जाती है कि जिसको जनता को इन योजनाओं का लाभ उठाना उठा ले। लोग लंबी लंबी लाइनों में आकर के लग जाते, फार्म भरते हैं। हमने कहा नहीं,
हम योजनाएं घोषित करेंगे, घर घर जाएंगे, सरकार सबके घर जाएगी कि आपको इस योजना का लाभ मिल सकता, आप ये लाभ ले लीजिए, फार्म भरिए। हमारी सैकड़ों योजनाएं ऐसी हैं जिनके जो बिल्कुल बेकार चली जाती हैं, लोग उसका लाभ ले नहीं पाते हैं, लेकिन हर घर में जाकर के उस योजना का लाभ देना, चाहे वो बच्चों के लिए है, चाहे महिलाओं के लिए है, चाहे दिव्यांगों के लिए है, वृद्धजनों के लिए है, या बेरोजगारों के लिए है, शिक्षा के नाते है, हेल्थ के नाते है, हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स आते हैं और वो स्कीम के पैसे हमारे लैप्स हो जाते हैं। तो हमने हर घर जाने के लिए एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जी। इसका सर्वे चल रहा है। 64 लाख परिवारों का हमने सर्वे कर लिया है और इसमें से आने वाले और 1 साल के अंदर अंदर जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपया साल से कम है, उसको कैसे हम 1 लाख से ऊपर बल्कि 1,80,000 तक लेकर जाए, ये हमारा टारगेट है। अगर गरीब को टारगेट करके उसको भला करना, ऐसे थोथे नारे नहीं, गरीबी हटाएंगे नहीं, जिसके घर में जो कोई काम करने वाला जैसा व्यक्ति उसको देंगे। तो ऐसे बहुत फैसले हमने किए हैं, एक नहीं किया है। आजकल लिटिगेशन जमीनों का इतना लिटिगेशन होता है कि हर घर में, हर परिवार में जमीन को लेकर लड़ाई है, गांव है चाहे शहर है, उनके झगड़े कैसे खत्म हो, जमीनों के पार्टीशन ऑटोमेटिकल कैसे हो जाए, जमीनों इरेगुलर कॉलोनी ज्यादा ना कटें, वरना तो यही होता है कि इरेगुलर कॉलोनी काट दी, डिपार्टमेंट के लोग गए टाउन कंट्री प्लानिंग के लग जाके गिरा आए, हम कहते कॉलोनियां बनती क्यों हैं, उनको समाप्त करेंगे। 1200 कॉलोनीज ऐसी हैं जिनको आइडेंटिफाई किया, जिनको हम रेगुलराइज करेंगे। रेगुलराइज करने के बाद उनका सारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है वो हम पूरे कराएंगे। पानी टेल तक पहुंचाना, हर खेत को पानी देना जी, इसकी हमारी प्राथमिकता है। और उसमें एक सख्त स्टेप हमने लिया, जो आप करें कठोर कदम नहीं ले रहे, हमने कठोर कदम लिया है। क्या कि जहां कहीं 30 मीटर से नीचे डाउन पानी चला गया जमीन में जी, वहां हम खुली इरिगेशन का कनेक्शन नहीं देंगे, केवल उसी को देंगे जो माइक्रो इरिगेशन का कनेक्शन लेगा। अभी कठोर पड़ रहा है थोड़ा, लेकिन कठोर पड़ने के बाद जनता को ध्यान में आएगा कि पानी बचाने के लिए यही एकमात्र सूत्र है जी, हर खेत को पानी मिले हरियाणा में, ये हम काम करेंगे। तो ऐसे बहुत निर्णय है हमारे। और अभी हमने शहरों में जो 20 साल से पुरानी प्रॉपर्टीज हैं, जिस किसी के पास प्रॉपर्टी म्यूनिसिपैलिटी की है, उन्हें लीज पर ली है, रेंट पर ली है या पट्टेदारी पर ली है, उन सबको उसका मालिक बनाया जाएगा। यानी 20% लेकर के 50% तक रियायत करेंगे और जो कलेक्टर रेट है उसके ऊपर उसको बेच देंगे, वो मालिक हो जाएगा। दादा किराए पर आया था, पोता मालिक बनेगा। तो ऐसे से काम कर रहे हैं हम सब। बजा सकते हैं आप ताली। ताली बजाने में कंजूसी मत कीजिए। पंकज हैं एक, जिन्होंने ट्विटर पर सवाल पूछा है, मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए क्या योजना है? देखिए, हमने घोषणा की थी कि हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। आज 19 जिले कवर हो गए हैं, मात्र 3 जिले ऐसे बचे हैं। अगर टोटल मिला के देखें तो हमारे 22 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। हमारी जो 2015 में एमबीबीएस स्टूडेंट्स की एडमिशन 750 का था, आज 1800 हो गया है। तो हमने 7 साल में डबल से ज्यादा मेडिकल कॉलेज का एडमिशन कर दिया और ये 2500 एडमिशन करना ये हमारा टारगेट है जी। ऐसे ही कॉलेजेस, महिला कॉलेजेस, हमने तय किया कि हर 20 किलोमीटर की दूरी में एक महिला कॉलेज, यानी एक कॉलेज जरूर होगा। अगर कहीं कोई कॉलेज नहीं है तो सबसे पहले वहां महिला कॉलेज खोलेंगे, ताकि हमारी बेटियों को पढ़ाई करने के लिए 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी घर से ना तय करनी पड़े। ये हमने किया है। हमने सुरक्षा के नाते बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, इसके लिए दुर्गा शक्ति ऐप बनाया, इसके लिए दुर्गा वाहिनी बनाया और अब आम जन की सुरक्षा, उसके लिए 112 650 गाड़ियां जो हमने लगाई हैं, इसकी भरपूर प्रशंसा हो रही है कि कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाती है और वहां से अगर उसको मैसेज मिलता है कंट्रोल रूम में, तो विदिन 15 मिनट्स गाड़ी वहां पहुंच जाती है। तो एक सुरक्षा की भावना ये लोगों के मन में आ रही है जी। एक सवाल संध्या ने पूछा है ट्विटर पर, और वो परीक्षा के पेपर लीक होने को लेकर के है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बात ठीक है कि ये जो नकल का, पेपर लीक का एक सिस्टम जी हरियाणा में बहुत पुराना है, कोई नया शुरू हुआ ऐसा नहीं है। ठीक है कि पहले जब परीक्षा लीक होती थी, पेपर लीक होते थे या जो नकल लगवाई जाती थी, उसको लगवाने के लिए जो गिरोह बने होते थे उनका एक राजनीतिक संरक्षण उनको मिलता था और उनको साइड में कर दिया जाता था। अगर कहीं गलती से कुछ 2, 4, 5, 6 केस पुलिस ने बना भी दिए तो कैसे उनको कोर्ट से बरी करवाना, ये उन पॉलिटिकल पैट्रोनेज देने वालों का काम था। हमने आने के बाद किसी केस को माफ नहीं किया। हमारे यहाँ 42 FIR हुई हैं
इस समय में नकल के केसेस की, और कोई आदमी छूटा नहीं है। 4 पेपर ऐसे हैं जिसमें से 2 पेपर लीक हुए, 2 पेपर आउट हुए। पेपर लीक माने पेपर शुरू होने से पहले ही पेपर बाहर निकल गया, और पेपर आउट का मतलब पेपर शुरू हो गया, बाद में अंदर से फोटो सेट करके किसी भी तरीके से उसको बाहर निकाल दिया गया। हमने उसमें से 2 पेपर रद्द कर दिए, बिल्कुल होने नहीं दिए। और जो पेपर आउट की घटनाएं हैं, कहां कहां किस किस सेंटर पर वो उसका प्रभाव पड़ा, उन सेंटर्स के पेपर लीक रद्द कर दिए। हमने किसी भी व्यक्ति को गलत ढंग से परीक्षा दे करके आगे बढ़ने के लिए रास्ते सारे बंद कर दिए हैं, और जो पहले सारे सिस्टम चलते थे पर्ची और खर्ची के, वो सारे बंद कर दिए। मेरिट के ऊपर और नौकरी किसी को मिलेगी, जो मेरिट वाला होगा आगे आएगा। मिशन मेरिट हम पहले भी चलाते रहे, आगे भी चलाएंगे, ताकि एक योग्य व्यक्ति ये सरकारी नौकरी में आए, ये हमारा लक्ष्य। आपने कहा पेपर लीक होने की घटनाएं कोई नई नहीं पुरानी है, क्या ये आगे इसका दोहराव नहीं होगा? इसके लिए मनोहर लाल सरकार कुछ करेगी कि ये होना ही बंद हो जाए, आउट भी ना हो, लीक भी ना हो? इसके लिए बहुत सख्ती बरती जा रही है। गिरोह की गिरोह पकड़े गए हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो टेक्निक को बहुत पहले से जानते हैं। और उसमें अभी 28 आदमी, ये जो पेपर लीक इस पर हुआ, 28 आदमी हमने गिरफ्तार किए हैं, और इनके तार बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर तक के लोग, हैदराबाद तक के लोग, वो सारा एक नेटवर्क चलाते हैं। और बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको हमने तोड़ा है, पकड़ा है। मैं आशा करता हूं आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। और क्योंकि सारा सिस्टम तो हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन उन्होंने बनाना होता है, उनको भी कहा है कि सिस्टम ऐसे फुल प्रूफ बनाइए ताकि कहीं भी कोई गड़बड़ हो जाए तो उसको हम कैसे चेक कर सकें। तो उन्होंने कई तरह के सिस्टम सोचे हैं। अभी उनका अपना इंटरनल मामला है, उसके बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो इसके ऊपर सतर्क हैं कि आगे कोई पेपर लीक और पेपर आउट नहीं होगा। ठीक है, एक सवाल मेरे पास और है गौरव द्विवेदी का, जो कि फेसबुक पर मुझे मिला है कि हरियाणा के कई खिलाड़ियों द्वारा इस बार ओलंपिक में भारत का सिर ऊंचा किया गया। क्या मनोहर लाल सरकार खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों की मदद से आर्थिक रूप से गरीब खिलाड़ी जिनके अंदर अद्भुत प्रतिभा है, उनके लिए कोई स्थायी योजना आप लाने के बारे में सोच रहे हैं कि यहां से और खिलाड़ी निकलें और उनको आर्थिक रूप से भी सहयोग मिले जो नहीं मिल पाता है? देखिए, हमने हरियाणा को कैसे खेलों का हब बने इसका पूरा विचार किया है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से हमारी पिछली सरकारों ने भी ऐसा नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं, बनाया, लेकिन कठिनाई ये है कि उसको मेंटेन नहीं किया। बहुत से ऐसे स्टेडियम बना दिए जाते हैं, और जैसा एक हार्डवेयर बनाया जाता है उसमें सॉफ्टवेयर ना डाला जाए, इस प्रकार की स्थिति बनी रही। तो स्टेडियम बने, स्टेडियम में बाद में गऊ भैंसे यानी घास चरती रही, वहां बड़े बड़े घास हो गया, किसी ने तोड़ फोड़ दिया, कहीं कोच नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। हम उन सबको ठीक करने के लिए पहला अभियान लिया है कि लगभग 550 हमारे जो स्टेडियम्स हैं गांव में, जो बड़े गांव के स्टेडियम बने, उन सब में कोच, उन सब की व्यवस्था ठीक करना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना, और जो जिस खेल का केंद्र है, हर जिले का अपना कोई ना कोई एक या 2 खेल हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मजबूत करना, और उसमें खिलाड़ियों को पूरा अनेक प्रकार से सहूलतें जितनी आवश्यक हैं, वो एक्सीलेंस सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, वो बनाएंगे। बड़े स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम का जैसे हमने पंचकुला में बनाया है, सॉरी, फरीदाबाद में बन रहा है, हिसार में बन रहा है। तो इस प्रकार से कुछ केंद्रों पर अच्छे हमारे इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम भी बन रहे हैं, ताकि वहां बड़ी प्रयोगताएं कराई जा सकें। अभी जैसे खेलो इंडिया, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम हमारा, राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया इस बार हरियाणा में ही हम लेकर के आ रहे हैं। पंचकुला में फरवरी में ये कार्यक्रम होगा, तो इसलिए तालियां बजा दीजिए एक बार। हरियाणा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हरियाणा ने मेहनत से इसे हासिल किया। जी, नर्सरीज, बच्चों की नर्सरीज, जैसे कहते हैं ना, कैच दम यंग जी, तो बच्चों में खेलों की प्रतिभा को पहचानते हुए 500 से ऊपर नर्सरीज, इनको हम एक्टिवेट करेंगे। बीच में चालू हुई थी, लेकिन पिछले कोविड के कारण से लगभग प्राय बंद हैं। अभी दोबारा से कोविड समाप्ति पर वो सब 500 नर्सरीज फिर चालू हो जाएंगी, ताकि उनको फिर छोटे लेवल से खेल करते करते नेशनल और स्टेट लेवल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल, उन खेलों के अंदर ज्यादा हम प्रतिभागियों को भेज सकें। जी, यहाँ पर कई ओलंपियंस और पैरा ओलंपियंस बैठे हैं। आपकी बात सुनकर बहुत उनकी हौसला अफजाई हो रही होगी। मनोहर लाल जी, अभी आप उन्हें सम्मानित भी करेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल है, कमलेश बंजारा ने भेजा है
और ये सवाल मैं इसलिए भी ले रहा हूं क्योंकि आज आपने प्रधानमंत्री को ट्विटर पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं और आज ही युवा कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रही है सर। और ये बंजारा साहब लिखते हैं कि प्रत्यक्ष में होके आया हूं कल। हाँ। जन्मदिन की बधाई दे के आया हूं। आज खाली ट्विटर पर नहीं दी। नहीं, जन्मदिन आज है इसलिए मैंने जिक्र किया ट्विटर का। तो ये बंजारा साहब, कमलेश बंजारा कहते हैं कि भारत में जब बेरोजगारी की बात होती है तो उन आंकड़ों में हरियाणा का भी नाम होता है। तो मनोहर लाल जी से पूछिएगा कि इसके लिए क्या योजना है। एक संस्था है CMEI समथिंग, ऐसा कुछ नाम है, उसको रटते रहते हैं कांग्रेस वाले दिन रात। उसका एक फार्मूला निकाल रखा है इन्होंने, और वो वास्तव में इनका एक मॉनिटर्ड एक संस्था है जिसके पदाधिकारी एक मिस्टर शाह हैं कोई, वो गुजरात के हैं और इनकी अपनी मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर रहे हैं कई वर्षों तक कांग्रेस के। और 2017 में वो लिखते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी 6% 7% लिखते हैं। 18 में एकदम वो 18% पर चले जाते हैं। 21 में एकदम वो 34% पर चले जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि 17 से लेकर के और 21 तक 4 साल में 6-8% से और 34% बेरोजगारी हो गई। इतने तो नए लोग भी यहाँ नहीं आए, इतना तो कोई सारा समस्याएं भी यहाँ कोई आई नहीं है। रोजगार बढ़ाने के हमारे सारे प्रयत्न लगातार चल रहे हैं और हमारे इन्वेस्टर लगातार आ रहे हैं। संयोग से दिल्ली के निकट होने के कारण से हरियाणा जो है इन्वेस्टर्स के एक फ्रेंडली एक डेस्टिनेशन है। तो यहाँ नई इंडस्ट्रीज 50,000 नई MSME यहाँ खुली है, कोई कठिनाई नहीं आई है। हमें कोई बेरोजगारी का ऐसा आभास नहीं है। हाँ, जैसा मैंने बताया कि परिवार पहचान पत्र पर हम हर एक परिवार का डाटा ले रहे हैं। वो 64 लाख परिवारों में इस समय अगर मैं कहूं 6.1% बेरोजगारी है और 3 से 5% किसी भी दुनिया के जो संपन्न देश हैं, दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज हैं, 3 से 5% बेरोजगारी वहां भी होती है। उनका कहना कि इतने लोग तो ट्रांजिशन में होते हैं जी, एक जगह से नौकरी छोड़ते हैं, दूसरी जगह लेते हैं, कोई 2 महीने रुक गया, कोई 3 महीने रुक गया। 3 से 5% तो सब जगह रहती है। इससे नीचे कोई कहता है बेरोजगारी 3 से कम है तो इसका लोग झूठ बोल रहे हैं। हमारे यहाँ 6.1% है और हमने दावा किया है ये कि 2024 खत्म होने तक हरियाणा का हर युवक उसको रोजगार होगा। ऑफर होगी, नहीं करे अलग बात है, उसको ऑफर होगी कि ये रोजगार है, जाके करो। पूरा हरियाणा बहुत युवक ऐसे भी हैं, वो भी मैं आपको साफ करता हूँ, बहुत युवक ऐसे भी हैं जिनको रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। वो कहते हैं ये तो नहीं, हमको तो डीसी रेट चाहिए। अच्छा, डीसी रेट यानी सरकारी कच्ची नौकरी। एक बार सरकारी नौकरी में फंस जाएंगे फिर सरकारी पक्की नौकरी हो जाएगी। सबको सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है। हरियाणा में मात्र 15 से 20 हजार सरकारी नौकरियां निकलती हैं। इतनी ही लगभग केंद्र सरकार और आर्मी की निकलती हैं। तो 30-40 हजार के बीच में लोग सरकारी व्यवस्थाओं में जा सकते हैं। हमारी आवश्यकता 2 लाख लोगों को रोजगार देने की है। हर साल नए 2 लाख लोग आते हैं जी। तो इसलिए प्राइवेट काम भी करने पड़ेंगे, उनको अपने स्वरोजगार में भी जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। बल्कि प्राइवेट उद्योग में भी हमने 75% रोजगार हरियाणवी को वो देंगे, इस प्रकार का एक नियम भी हमने बनाया है और निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। और अगर वो 75% नहीं ले पाएंगे हरियाणा से तो बाहर से ला सकते हैं। और बहुत इंडस्ट्री के लोग हमको कहते हैं कि हमको 75% हरियाणा का मिलने ही नहीं है, क्योंकि हरियाणा का व्यक्ति जैसा है वो अपना काम भी करेगा या सरकारी नौकरी करेगा, प्राइवेट नौकरी का बहुत ज्यादा शौक उसको नहीं है। चलिए मनोहर लाल जी, मैं इतना ही कहूंगा कि जिस तरीके से इंडिया न्यूज के इस कॉन्क्लेव में आकर के आपने मेरे हल्के फुल्के तीखे कड़क सभी सवालों के मुस्कुराते हुए और कॉन्फिडेंटली जवाब दिए हैं, शायद इसीलिए आपके विरोधी भी कहते हैं कि मोदी साहब के पास आपका कोई विकल्प नहीं है। जोरदार तालियां बजा दीजिए मनोहर लाल जी के लिए एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर, आप आए, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर लाल जी।